राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। आज हम संपूर्ण हिंदी साहित्य के अगले क्रम में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आदिकाल की जो रचनाएं हुई उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया उस क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। आदिकाल का जो वर्गीकरण है वह 6 भागों में बांटा गया। आदिकाल की जो रचनाएं हैं उनको 6 भागों में विभक्त किया गया। 6 भाग कौन कौन से हैं? 6 भागों के अंतर्गत पहला जो भाग है वो है गद्य साहित्य। इसमें गद्य साहित्य को सम्मिलित किया गया है। दूसरा नाम आता है पद्य साहित्य का, या कह सकते हैं कि लौकिक साहित्य। तीसरा नाम आता है सिद्ध साहित्य के, इसमें ग्रंथ हैं। चौथा आता है नाथ साहित्य। नंबर 5 आता है जैन या रास साहित्य कह सकते हैं। और छठवा आता है रासो साहित्य। इस तरह से ये 6 भागों में बांटा गया है। गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन और रासो साहित्य। अब इन्हें हम विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। गद्य साहित्य की जो शुरुआत है वह विधिवत रूप से आधुनिक काल से ही मानी जाती है। होने को तो पहले भी होती थी, परंतु उसका क्रम सही से नहीं था। तो गद्य की जो विधिवत जो प्रारंभ माना गया है वो आधुनिक काल से ही माना गया है। इस कालखंड में कुछ गद्य रचनाएं उपलब्ध होती हैं जिसे गद्य साहित्य में स्थान दिया जाता है। आदिकालीन खड़ी बोली के प्रवर्तक कौन रहे? अमीर खुसरो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आदिकालीन खड़ी बोली के प्रवर्तक कौन थे? तो अमीर खुसरो थे, जिन्हें आदिकालीन गद्य बोली का प्रवर्तक भी कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं कौन कौन सी हुई इन्हें हम देखेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण गद्य रचनाओं में सबसे पहले नाम आता है राउलवेल का, जिसका समय है 11वीं शताब्दी। राउलवेल का जो समय 11वीं शताब्दी माना गया है। राउलवेल शब्द से आशय क्या है? राउलवेल जो है, राउल का अर्थ है इसमें राजा और वेल का अर्थ है विलास। मतलब क्या हुआ इसका? राजाओं के विलास से संबंधित ग्रंथ को ही राउलवेल कहा गया है। इस ग्रंथ का संपादन सर्वप्रथम विद्या भवन के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर हरिवल्लभ चुन्नीलाल भयाणी ने किया। किसने किया था इसका संपादन? हरिवल्लभ चुन्नीलाल भयाणी ने। इस गद्य रचना के 17 भाग जो हैं भारतीय विद्या भवन से प्रकाशित हुए। बाद में इसका प्रकाशन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा प्रकाशित धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक के रूप में 1960 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1960 में। राउलवेल के जो रचनाकार हैं वह रोड़ा कवि माने जाते हैं, या फिर इनको रोड़ कवि भी कहते हैं। दोनों नाम इनके मिलते हैं, रोड़ा कवि या रोड़ कवि। इसके जो नायक हैं वो कौन है? वेल हैं, और नायिका हैं राउल। ये इनके नायक नायिका हैं। वर्ण विषय क्या है इनका, इस रचना का? इस रचना में हूणी नारी के सौंदर्य का नखशिख श्रृंगारिक वर्णन मिलता है। कौन? हूणी रानी के सौंदर्य का नखशिख वर्णन इसमें मिलता है राउलवेल में। राउलवेल के बारे में विशेषता क्या क्या रही है कि हिंदी साहित्य में जो नखशिख श्रृंगारिक परंपरा की जो शुरुआत है वह इसी रचना से मानी जाती है। किस रचना से? राउलवेल रचना से। नखशिख परंपरा का जो श्रृंगारिक वर्णन हुआ है वो इसी रचना से माना जाता है। कुछ विद्वान इस रचना को अवधि का प्रारंभिक रूप भी मानते हैं। किसका? अवधि का प्रारंभिक रूप माना है कुछ विद्वानों ने। ये रचना शिलांकित अर्थात शिला पर अंकित, जो कि पत्थरों पर खुदाई करके जो लिखे जाते हैं शब्द, उनको शिलांकित रचना कहते हैं। जो कि धार या कह सकते हैं मालवा के किसी शिलालेख पर अंकित बताई गई है। ये कहाँ पर? मालवा का जो स्थान है वहाँ पर। इसमें 8 प्रदेश की जो रानियां हैं उनके नक्शिक की
चर्चा की गई है। कितने? 8 प्रदेशों की रानियों के बारे में इसमें चर्चा है इस शिला पर। लेकिन शिलालेख के खंडित हो जाने के कारण वर्तमान के केवल 6 नायिकाओं के नक्शिका ही इसमें वर्णन किया गया है, वर्णन मिला है। मतलब किया तो 8 का था, पर समय अधिक हो जाने के कारण शिला खंडित होती गई और अब उसमें केवल 6 प्रदेश की नायिकाओं के ही नक्शिका वर्णन मिला है। 5 नायिकाओं के श्रृंगारिक वर्णन जो हैं वो गद्य में मिले हैं। ये गद्य होगा यहाँ पर, गद्य में, जबकि एक नायिका का श्रृंगारिक वर्णन पद्य में मिला है। इस आधार पर यह हिंदी की चंपू रचना है। और चंपू रचना क्या है? जिसमें गद्य और पद्य दोनों का ही मिश्रण हो, वह चंपू रचना कहलाती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, चंपू रचना किसे कहते हैं? जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण हो, वह रचना चंपू कहलाती है। लेकिन मूलतः यह गद्य श्रेणी के ही अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर गद्य रचना ही मिली है। पद्य सिर्फ एक ही नायिका के बारे में वर्णन किया गया है पद्य में। तो और क्या है इसके बारे में विशेष कि यह गद्य पद्य चंपू की प्रथम रचना मानी गई है। इसे चंपू की पहली रचना माना गया है। जो कि गद्य पद्य में रचित है वह चंपू कहलाती है। तो ये प्रथम रचना है। इस रचना में श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इसकी श्रृंगार रस का इसमें अधिक प्रयोग हुआ है, विशेषकर संयोग श्रृंगार का। इस रचना में 8 बोलियों के शब्द मिलते हैं। कितनी बोलियों के? 8 के, जिसमें से जो राजस्थानी बोली है उसके शब्द सबसे ज़्यादा मिले हैं, शब्द प्रमुख हैं। इस रचना में पद्य की भाषा ब्रज भाषा है। पद्य की तो भाषा कौन सी है? ब्रज। और गद्य की जो भाषा है वो लोक भाषा अपभ्रंश है। गद्य तो अपभ्रंश भाषा में लिखा है और पद्य ब्रज भाषा में लिखा है। विविध विद्वानों की दृष्टि में राउलवेल रचना के बारे में क्या क्या कथन है वो देखते हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कहना है कि यह रचना शिला पर अंकित है, जो वर्तमान में बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। अभी कहाँ पर है वो? बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स जो वहाँ का संग्रहालय है उसमें सुरक्षित है। डॉक्टर हरीश जी क्या कहते हैं? यह जो रचना है शिला पर अंकित है, इसमें नक्शिक वर्णन है, श्रृंगारिक वर्णन मर्यादित है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि रोड़ा कवि किसी राजा के दरबारी कवि रहे होंगे। उसने जो कुछ भी लिखा है वो वृहद लिखा है और डूब कर लिखा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर हरीश का। अगला नाम आता है, दूसरा जो रचना है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का जो समय वह रहा 1145 ईस्वी। इसके रचनाकार कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के दामोदर कवि या दामोदर भट्ट शर्मा नाम भी इनका मिलता है। कौशल प्रदेश के निवासी थे। राजा गोपी चंद के दरबारी कवि ये रहे। कौन? दामोदर कवि किसके दरबारी कवि रहे? गोपी चंद के। ये भी कई बार पूछे गए हैं कि किस राजा के दरबारी कवि रहे हैं, उनका नाम दे दिया जाता है और राजा का नाम दे दिया जाता है। तो आपको बताना होता है कि वे किस राजा के दरबार में कवि रहे। भाषा इसकी क्या रही? इस ग्रंथ की अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। यह एक व्याकरणिक ग्रंथ है। इसमें व्याकरण के बारे में लिखा गया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी क्या कहते हैं? इस ग्रंथ की जो भाषा है अपभ्रंश न होकर अवधी प्राचीन कौशली मानी गई है। उन्होंने पूर्णतः से अवधी भाषा न मानकर अपभ्रंश भाषा न मानकर कौन सी माना है? अवधी या प्राचीन कौशली भाषा माना है। किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने। इस रचना में दामोदर शर्मा ने काशी के राजकुमारों को संस्कृत भाषा सिखाई, साथ ही उन्हें शास्त्र व लोक भाषा का ज्ञान भी करवाया। ये दामोदर शर्मा ने क्या इसमें और क्या करवाया था कि राजकुमार थे जो काशी के, उनको संस्कृत भाषा सिखाई और शास्त्र और लोक भाषा का ज्ञान दिया था, उस बारे में भी इसमें बताया गया है। इस व्याकरण ग्रंथ को समझने और तात्कालिक भाषा का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए
इस व्याकरण ग्रंथ को समझने और तात्कालिक भाषा का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये ग्रंथ महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ग्रंथ में बनारस के आसपास की भाषा व बोलियों का चित्रण मिलता है, क्योंकि वहाँ बनारस के आसपास के ही रहने वाले थे, तो वहीं के आसपास की बोलियों का इसमें चित्रण मिला है। इस रचना में 5 प्रकरण या कह सकते हैं अध्याय या भाग इसमें मिले हैं। कितने भाग मिले? 5। यह संपूर्ण ग्रंथ गद्य में लिखा गया है, क्योंकि ये व्याकरणिक ग्रंथ है तो गद्य में ही लिखा जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी दामोदर भट्ट की इस रचना से पता चलता है नियम की उन दिनों कहानियों में भी गद्य का प्रयोग होता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कहना है कि दामोदर भट्ट की जो ये रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इससे पता चलता है कि उस समय जो कहानियाँ थीं उसमें गद्य का प्रयोग होता था। इस दृष्टि से में महत्वपूर्ण व्याकरणिक ग्रंथ है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में एक कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये भी है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। आगे नाम आता है वर्ण रत्नाकर ग्रंथ का, जिसका समय माना गया है 1325 ईस्वी। 1325 ईस्वी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? वर्ण रत्नाकर, या कह सकते हैं 14वीं शताब्दी। इसके रचनाकार थे ज्योतिरीश्वर ठाकुर। मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हैं ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इसमें हिंदू दरबार व संस्कृति का चित्रण मिलता है इस ग्रंथ में। विशेषता क्या है कि अवहट्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी रचना में किया गया था। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया था? वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में। विद्यापति ने अपने जीवन काल में कुल 14 रचनाओं का लेखन कार्य किया। विद्यापति ने कितनी रचनाएं लिखी? 14। इनमें से 11 रचनाएं संस्कृत में थी और एक रचना जो है पदावली वो मैथिली भाषा में थी। 2 रचनाएं अवहट्ट में लिखी गईं। विद्यापति ने 2 रचनाएं अवहट्ट भाषा में भी लिखी। कौन कौन सी? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कुछ विद्वान इस रचना को मैथिली गद्य की प्रथम रचना मानते हैं। इसका जो प्रकाशन है वह द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का प्रकाशन भी यहीं से हुआ था। कहाँ से? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में। जॉर्ज ग्रियर्सन का कौन सा ग्रंथ था? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। वर्ण विषय क्या था इसका? वर्षा ऋतु। 7 नारी संताप का चित्रण मिलता है। यह पूरा ग्रंथ 8 कल्लोल या भागों में विभक्त है। इसका जो वर्ण विषय है वह वर्षा ऋतु के साथ नारी का संताप के बारे में चित्रण किया गया है इसमें, और यह पूरा ग्रंथ 8 कल्लोल या भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं वह 8 भाग? उनका नामकरण है नगर कल्लोल, नायिका कल्लोल, आख्यान कल्लोल, ऋतु वर्णन, प्रणयादि वर्णन, भट्टादि वर्णन, शमशान और अपूर्ण। ये इसके 8 भाग हैं। इस तरह से वर्ण रत्नाकर जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है उसके बारे में ये विशेषताएं रही कि उनका प्रकाशन किसने कहाँ से हुआ, तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से, और उसमें कितने भागों में बांटा गया है कि 8 भागों में। वर्षा ऋतु से इसका वो बताया जाता है। नारी संताप के बारे में इसमें चित्रण किया गया है। ये सब इसमें सम्मिलित किए। इसके आगे के जो ग्रंथ हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है? चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।